नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले के जितने भी हमारे व्याख्यान हुए हैं, उसमें आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 काल हुए हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल के विषय में संक्षेप में जाना। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल इसके विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही वैसे देखा जाए तो शुरू हो गया था। इस काल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के स्वर उभर रहे थे और उनके ही उदय के साथ में इस काल की शुरुआत हुई। जब 1800 के उपरांत के समय को यदि देखा जाए तो भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए यहाँ आई हमारे देश में और उनके संपर्क में यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया। विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की जो पारस्परिक फूट है, लड़ाई झगड़े हैं, देश भावना है, उससे लाभ उठाया और अपने पैर जमाने में वो लगभग सफल ही रहे, जो हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ी आगे चलकर बाधा बनी। जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई और अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने शासन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म के प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होता है। इस कारण आधुनिक युग की जो मुख्य विशेषता थी वो गद्य की प्रधानता रही। अभी भी हम देखते हैं, अगर वर्तमान काल की मैं बात करूं तो मैं अपने विद्यार्थियों में देखती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको गद्य और पद्य में क्या चीज बहुत जल्दी समझ में आती है, तो बच्चों का जो वो प्रथम वरीयता देते हैं गद्य के लिए। क्योंकि गद्य में जो भाषा है वो हमारी खड़ी बोली है, जो आजकल हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो गद्य को बच्चे ज्यादा वरीयता देते हैं और यही विशेषता रही आधुनिक युग की कि इस युग की में गद्य की प्रधानता रही। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना की, वो भी राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेज मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तकें हिंदी गद्य में ही छपवाई। अगर देखा जाए तो हम लोग अगर इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप लोग खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, शासन आ गया था, तो उन्होंने सबसे पहली जो कह सकते हैं कि एक राजनीति चाल थी, वो ये चली कि उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया। अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपनी कुछ बातों को का प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया। उस समय उन्होंने अपनी अंग्रेजी को हम लोगों पर अ, बोलने के लिए प्रेशर या दबाव नहीं बनाया। शुरुआत उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाकर की, जिससे कि वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से भारत के लोगों को समझा सके। स्वामी दयानंद ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और विभिन्न मतों का प्रचार कार्य भी अंग्रेज अंग्रेज लोगों ने हिंदी गद्य के हिंदी गद्य के रूप में लोगों के बीच में किया। इस काल में राष्ट्रीय भावना का बहुत विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने का महान प्रयास किया। उन्होंने अपनी जो उनकी प्रतिभा थी उसके द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक व्याख्या की अपनी रचनाओं के द्वारा। इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक और रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की। इसके उपरांत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो कि आधुनिक काल के जनक भी कहे जाते हैं, गद्य का समुचित विकास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को अपने स्तर से प्रगति की और इसकी जो संप्रेरणाएं हैं वो अन्य लेखकों और कवियों में भी आई और उन्होंने काव्य रचना की।
जिनमें अगर उन अन्य गद्य लेखकों की बात अगर हम करें तो मैथिली शरण गुप्त और नाथूराम शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर, और राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इन सब का नाम उल्लेखनीय है। ये बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद छंदों का प्रचलन हुआ। अब हम आगे की अगर बात करें आधुनिक काल के वर्गीकरण की, तो हम देखेंगे कि आधुनिक काल का वर्गीकरण चार भागों में हुआ है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का हुआ है, ऐसे ही आधुनिक काल का वर्गीकरण भी हुआ है। हालांकि अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसके साथ में ही उनके जो काल है, जो युग हैं, वो भी आगे बढ़ते चले गए। आधुनिक काल को विशाल एवं बरगदमयी व्यक्तित्व वाले कवियों और लेखकों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा के लिए यदि हम देखें, तो हम इस काल को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, और छायावादोत्तर शुक्लोत्तर युग हो गया। उसके बाद के जितने भी हुए हैं उनके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर हम सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करें, तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक का रहा है। और इसके जो प्रतिनिधि कवि लेखक रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि भी प्रमुख कवि रहे हैं। अगर भारतेंदु युग की बात करें तो हम देखेंगे कि इस युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पर किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ 35 वर्षों तक की अवस्था तक जीवित रहे, और उस उन 35 वर्षों में उन्होंने देश में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक तरह से परिवर्तन ही कर दिया। बहुत सुंदर साहित्य है उनका, बहुत अच्छी रचनाएं हैं उनकी। भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां हैं, नव जागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता और समस्या पूर्ति की भी एक उस समय बहुत कह सकते हैं कि मांग थी रचनाओं की। ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में देखने को मिल जाता है। उनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885, केवल 35 वर्षों तक जीवित रहे। हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का एक मंडल आया, अनेक कृतियों के साथ में, जिसमें जिसे जो मंडल उनका बना साहित्यकारों का, उसे भारतेंदु मंडल के नाम से भी जाना जाने लगा। इसमें भारतेंदु के समान और भी रचनाकार थे। इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य में की श्री वृद्धि में अपना अपना योगदान दिया। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि लेखक माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। इसके साथ ही अनेक नाटकों आदि की भी उन्होंने रचना की। भारतेंदु युग में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। भारतेंदु काल को नव जागरण काल भी कहा गया। हुआ ये कि जब जो युग चले, जो काल चले आ रहे थे, जैसे आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, उन सबसे बिल्कुल अलग हटकर आधुनिक काल में रचनाएं होने लगी थी, क्योंकि परिस्थितियां भी बदल गई। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि किसी भी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यानी जैसी जनता होगी, जैसी जनता की जो सोचने का जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, बिल्कुल वैसा ही लेखक लिखने का प्रयास करता है। लेखक वही लिखता है जो देखता है। तो यही इसमें हुआ कि भारतेंदु काल की जो रचनाएं हुई हैं वो बिल्कुल रीति काल से अलग हैं।
इस समय के दरमियान जो है प्राचीन परिपाटी में काव्य रचना शुरुआत में हुई, और फिर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो भी बदलाव आए हैं, उन बदलाव के कारण जिन नए विचारों का प्रचार और प्रसार हो रहा था, उनका भी धीरे धीरे साहित्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। प्रारंभ के यदि 25 वर्ष पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम देखेंगे कि साहित्य का प्रभाव बहुत कम पड़ा। किंतु सन 1868 के बाद नव जागरण के लक्षण अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। विचारों में इस परिवर्तन का श्रेय अगर हम किसी को देंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को देंगे। इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। भारतेंदु के पहले ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगार परक रचनाएं होती थी और लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे। लेकिन भारतेंदु के समय से काव्य के विषय चयन में व्यापकता आ गई और विविधता भी आ गई। व्यापकता के साथ में श्रृंगारिकता, रीतिबद्धता में कमी आई। राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम अ, कवियों के मन में जागृत हो गया। उनका ध्यान सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की ओर भी गया। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में गतिशील नवजागरण को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया। यदि हम इस युग के प्रमुख रचनाकारों के और मतलब कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, कुछ और भी बताती हूँ। तो इसमें जो मुख्य रूप से लिया जा सकता है तो भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र, अगर उनके बाद में किसी का कोई नाम है तो प्रताप नारायण मिश्र का है। क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं ने भी देश में बदलाव लाने में अपना पूरा पूरा सहयोग किया। और इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे और भी रचनाकार हुए, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि, ये सब भी भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। अगर हम देखें इसके बाद में द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग जो कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे भारतेंदु युग भारतेंदु नाम से ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से रखा गया था भारतेंदु युग का नाम। और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग जो है वो 20वीं सदी के पहले 2 दशक जो आए हैं उनका युग है। द्विवेदी युग का समय मान सकते हैं कि यही है, 1900 से 1920 तक का समय द्विवेदी युग का माना जाता है। और 20वीं शताब्दी के पहले जो 2 दशक हुए हैं, उनके वो पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता कह सकते हैं, जो वो हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उनके नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक प्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि वो आलोचक की जो दृष्टि है उससे भी उन्होंने उस समय की जो रचनाएं ही थी उनको देखा। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर जो प्रवाहमान धारा थी उसका अवगाहन किया एवं उपयोगिता एवं कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कविता की दृष्टि से यदि देखें तो द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था। इस समय आदर्शवाद का बोलबाला था। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया था। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता कह सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यानी द्विवेदी युग के यशस्वी कवि रहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। अ, अभी मैं अगर आप लोगों को कुछ बताना चाहूँ जगन्नाथ दास रत्नाकर का, उन्होंने उद्धव शतक लिखा। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जो आज मैं आप लोगों को बताए बिना नहीं आगे बढ़ सकती। मेरा मन कर रहा है आप लोगों को बताने का। तो वो है कि अ, उद्धव शतक में कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा है गोपियों के पास में पत्र लेकर कि आप मेरा पत्र गोपियों तक पहुंचा दो। तो उद्धव आए हैं वहां नंदगांव आए हैं। जब गोपियों को पता चलता है कि उद्धव श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर हमारे पास आए हैं, तो बड़ा ही ब्रज में एकदम शोर मच जाता है। तो पंक्तियां ये है,
कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि सुनी गावन में पावन जवे लगी। कहे रत्ना करके ग्वालिनी की झोर झोर, दौर दौर नंद पौरी आवन तवे लगी। उजक उजक पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छुअन छवे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सवे लगी। मतलब ये है कि जब पत्र लेकर उद्धव आए हैं, अब जब गोपियों को पता चला है तो वो भाग भाग कर नंद के जो कृष्ण जी के पिता हैं नंद बाबा, उनके दरवाजे पर इकट्ठी खड़ी हो गई और उजक उजक कर देख रही है कि पत्र में क्या लिखा है। हमें हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सवै लगी। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी हैं और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दो दशकों के कालखंड में यदि हम देखें तो हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ी से स्वच्छंदता के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल तो कहा ही गया है। जागरण सुधार काल कहने का अगर कुछ उद्देश्य रहा है तो वो ये कि यहाँ इस युग में एक जो अ, अलग तरह की क्रांति आई, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के द्वारा अपना जो है योगदान दिया। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों तक रचनाकारों के एक बड़े समूह को समुदायों में खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया, क्योंकि वो स्वयं भी खड़ी बोली में ही लिखा करते थे। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक और समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अगर आए हैं बीच में तो उनका उनकी एक कहानी उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध हुई है। बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय है। इनके जो निबंध हैं बड़े ही गंभीर हैं, ललित निबंध हैं, विचारात्मक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहबरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास जो है अगर हम माने तो द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुआ है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई बाई, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय और जयशंकर प्रसाद की ग्राम में और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था हमारे हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी। आप लोग पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छी है। ये सारी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा उल्लेखनीय रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, शिवनंदन सहाय और राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा भी कुछ नाटक लिखे गए हैं। और इस युग के प्रमुख कवि अगर देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही जिनके नाम पर इस युग का अ, नाम पड़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और सिया राम शरण गुप्त आदि इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। अगर हम इस युग की विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि द्विवेदी युग में अगर अ, जो विशेषताएं सर्वोपरि रही हैं वो है, एक तो ये है देश प्रेम और राष्ट्रीयता का संदेश दिया है इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से। दूसरा, नारी के प्रति उनकी सहानुभूति की जो भावना है वो बढ़ गई है जो पहले कम थी। और समाज के सुधार में प्रयास भी किया है इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से। नैतिकता एवं आदर्शवाद की पुष्टि की है। सत्यम शिवम सुंदरम इसका विधान रहा है इनकी रचनाओं में। मनोरम प्रकृति चित्रण रहा है। सरल सुबोध एवं सरस खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना भी इन्होंने अपनी ये रचनाओं के माध्यम से की है। अब यदि हम छायावाद युग की बात करें तो छायावाद युग में जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसमें छायावाद का जो युग है वो वास्तविक जो उसका अर्थ है विद्वानों में उसके लिए बड़ा ही मतभेद रहा है। छायावाद का अर्थ अगर अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब अलग अलग विद्वानों के अनुसार देखा जाए, तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद को रहस्यवाद
और जो एक और विद्वान हुए हैं सुशील कुमार, उन्होंने छायावाद को अस्पष्टता, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुयुक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र्य, नंदुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान, तो डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। इस तरह से अलग अलग अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं अलग अलग विद्वानों ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने तो रहस्यवाद कहा ही है, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। लेकिन हम उसको अगर देखें तो छायावाद द्विवेदी युग के बाद के समय को कहा जाता है। 20वीं सदी का जो शुरुआत थी, पूर्वार्ध था, वो छायावादी कवियों का उत्थान काल है। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जैसे छायावादी प्रकृति उपासक सौंदर्य पूजक कवियों का युग कहा जा सकता है। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का परिणाम ही छायावादी युग है। छायावादी युग में एक से एक धुरंधर रचनाकार आए हैं, जिनको हम अभी भी अपने जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ते हैं। छायावादी युग में हिंदी साहित्य में गद्य गीतों, भाव तरलता, रस्यात्मकता और मर्मस्पर्शी कल्पना, राष्ट्रीयता और स्वतंत्र चिंतन आदि का समावेश होता चला गया। इस समय की हिंदी कविता के अंतरंग और बहिरंग में एकदम परिवर्तन हो गया। वस्तु निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण को प्रधानता प्राप्त हुई। प्रकृति का जो प्रकृति वर्णन का जो सुंदरता है, वो इनकी कविता में आई। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये एक तरह से देखा जाए तो छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। अगर देखा जाए तो राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भी छायावाद में प्रभावित किया। किंतु राम कुमार वर्मा आगे चलकर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए, और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी धारा की ओर बहे। आप लोग को याद होगा उनकी एक बहुत ही सुंदर कविता है, पुष्प की अभिलाषा, जहां नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बच्चन ने प्रेम के राग को मुखर किया, और दिनकर जी ने विद्रोह की आग को आवाज दी। अन्य कवि भी यदि हम देखें छायावाद के कवि, तो उसमें है हरि कृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनके नाम भी उल्लेखनीय है। और अगर रचना की दृष्टि से देखें तो छायावाद के कवि रहे हैं। अगर समालोचक की दृष्टि से देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम रतन भटनागर। अगर कहानी लेखन की दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और निराला आदि रहे। उपन्यासकार की दृष्टि से यदि देखें तो प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव और हृदयेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा आदि है। अगर नाटककार की दृष्टि से देखें तो जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। और अगर निबंध लेखक की दृष्टि से देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पदम सिंह और अध्यापक पूर्ण सिंह। यदि हम संक्षेप में इनकी रचनाओं की बात करें तो हम देखेंगे कि अ, कुछ रचनाओं की ही बात करेंगे हम, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद, जिनका समय 1889 से 1936 तक का रहा है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले तो उनकी कामायनी का बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है उनका। इसके अतिरिक्त चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, ये सारी उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो उनका समय 1900 से 1977 तक का रहा है।
उनकी है बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, युगांतर, रजत शिखर और कला और गूढ़ा चांद, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। और स- अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो उन्होंने उनकी जो रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध रही हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते और बेला और अर्चना सॉरी। और महादेवी वर्मा की तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, यामा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। और राम कुमार वर्मा की काव्य रचनाएं यदि देखें तो इनकी थी अंजलि, रूप राशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण, अभिशाप, निशीथ, वीर हमीर। हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं कुछ फेमस जो रही हैं, प्रसिद्ध रही हैं, तो आंखों में, अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, जादूगरनी और स्वर्ण विहान विहार और अग्निगान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। छायावादी युग में कवियों का एक और वर्ग ऐसा था जो सूरदास, तुलसीदास, सेनापति, बिहारी, घनानंद जैसी समर्थ प्रतिभा संपन्न काव्यधारा को जीवित रखने के लिए ब्रज भाषा में काव्य रचना कर रहा था। जैसे भारतीय हिंदू युग में जहाँ ब्रज भाषा का काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, वही छायावाद आते आते ब्रज भाषा में गौड़ रूप में काव्य रचना लिखी जाने लगी, क्योंकि लोग खड़ी बोली को ज्यादा महत्व देने लगे। इन कवियों का मत था कि ब्रज भाषा में काव्य की लंबी परंपरा ने उसे काव्य के अनुकूल बना दिया है। छायावादी युग में ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवियों में रामनाथ, रामचंद्र शुक्ल, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, बालकृष्ण शर्मा नवीन और किशोरी दास वाजपेयी आदि प्रमुख हैं। रामचंद्र शुक्ल जो कि मूलतः आलोचक थे, उन्होंने एडविन ऑर्नल्ड के नाम से एक आख्यान प्रस्तुत किया जो लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से भावानुवाद किया है। शुक्ल जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है। अब अगर हम छायावादोत्तर युग की बात करें, शुक्लोत्तर युग की बात करें, तो इसका समय 1936 से 1947 के बीच का रहा है, लेकिन इस पीरियड में ही प्रगति और प्रयोगवाद भी आ गया था। इस युग में जो काव्यधारा रही है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा रही है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के बीच में जो लेखक रहे हैं वो सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे आदि रहे हैं। और अगर अन्य लेखकों की बात करें तो उसमें निराला, पंत, महादेवी वर्मा और जानकी वल्लभ शास्त्री रहे हैं। इसमें जो नवीन काव्यधारा है उसमें उसके कुछ विषय जो कवि रहे हैं वो व्यक्तिक गीत कविता धारा में रहे हैं। भगवती चरण वर्मा, और इसको प्रेम और मस्ती की काव्यधारा भी कहा जाता है, व्यक्तिक गीत का कविता धारा को। भगवती चरण वर्मा हो गए इसमें, नरेंद्र शर्मा हो गए, रामेश्वर शुक्ल अंचल हो गए और बच्चन हो गए, हरिवंश राय बच्चन। और प्रगतिवादी काव्यधारा जो इसी में आई है छायावाद उत्तर में, उसमें केदारनाथ अग्रवाल हो गए, रामविलास शर्मा, नागा अर्जुन और रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। अगर प्रयोगवादी काव्य धारा की बात करें तो इसमें आगे गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर। और नई कविता की बात करें तो इसमें धर्मवीर भारती आदि रहे हैं। प्रगतिवाद अगर जब आया तो ये एक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लेकर आया। प्रगति का अर्थ ही होता है कि आगे बढ़ना यानी उन्नति करना। प्रगतिवाद का अर्थ है समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। प्रगतिवाद छायावादोत्तर युग के नवीन काव्यधारा का ही एक भाग है। ये उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर थे। ऐतिहासिक दृष्टि से अमेरिका में प्रगतिवाद 20वीं शती के आरंभ में अपने शीर्ष पर था, जब गृह युद्ध समाप्त हुआ और बहुत तेजी से औद्योगिकरण आरंभ हुआ। प्रगतिवाद 1936 से शुरू हुआ था।
और ये जब शुरू हुआ तो बड़े संगठित रूप में हिंदी में इसकी शुरुआत हुई थी प्रगति लेखक संघ के द्वारा 1936 में, जो लखनऊ में आयोजित हुआ था। और उस अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो प्रेमचंद ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए, ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा था। 1935 ईस्वी में ई एम फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक संस्था की नींव पेरिस में रखी। इसी की देखा देखी सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अब प्रयोगवाद अगर हम देखें इसमें, तो प्रयोगवाद का समय 1943 से शुरू होता है। यूं तो प्रयोगवाद हर एक युग में ही होता चला आया है, किंतु प्रयोगवाद नाम कविताओं के लिए रूढ़ हो गया था, जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशित हुआ, और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होता चला गया, जिनका जो नई परिवर्तन जो है वो नई कविता में आगे चलकर हो गया। काव्य में अनेक प्रकार के नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए प्रयोगवाद में, इसीलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता भी कहा जाता है। प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनागत जो नवीन प्रयोग हैं उनकी अधिकता रही। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा भी है कि नई कविता नए समाज में नए मानव की नई वृत्तियों की नई अभिव्यक्ति नई शब्दावली में लेकर आए हैं, जो नए पाठकों के लिए नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवादी जो रूढ़ियां रही हैं उनकी प्रतिक्रिया में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी प्रयोगवाद के उदय के विषय में लिखा है कि भाव क्षेत्र में छायावाद की अतींद्रियता और जो वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ है, और सौंदर्य की परिधि में केवल जो मधुर के अतिरिक्त पुरुष अनगढ़ वदेश आदि का समावेश हुआ है। छायावादी कविता में व्यक्तिकता तो थी, किंतु उस व्यक्तिकता में उदात्त भावना भी थी। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण था, किंतु उसका प्रतिपाद्य विषय पूर्णता सामाजिक समस्याओं पर आधारित था, और उसमें राजनीति की कहीं ना कहीं बात आ रही थी। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जो घोर अहमवादी व्यक्तिकता एवं नग्न यथार्थवाद को लेकर चला। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में, प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्दाडंबर में बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया था। दूसरे प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों एवं शब्द संस्कार को अविधात्मक बना दिया था। ऐसी स्थिति में नए भाव बोध को व्यक्त करने के लिए ना तो शब्दों में पूर्ण सामर्थ्य था, और ना ही परंपरा से मिली हुई शैली में। परिणाम स्वरूप उन कवियों को जो इसमें पृथक थे सर्वथा नया स्वर और नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इसलिए भी हुआ करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की जो नई अनुभूतियां थी वो विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। प्रयोग शब्द का सामान्य अर्थ यदि देखा जाए तो होता है नई दिशा में अन्वेषण, यानी खोज करने का प्रयास। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग मिलते रहते हैं। काव्य के क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती युग की अगर बात करी जाए तो प्रतिक्रिया स्वरूप वहां पर भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। सभी जागरूक कवियों में रूढ़ियों को तोड़कर या सर्जित पथ को छोड़कर नवीन पगडंडियों पर चलने की प्रवृत्ति न्यून अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, चाहे ये पगडंडी राजपथ का रूप ग्रहण ना कर सकी हो। सन 1943 या उसे भी 5-6 वर्ष पूर्व हिंदी कविता में प्रयोगवादी कविता कही जाने वाली कविता की थोड़ी सी ध्वनि सुनाई दिया करती थी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि 1939 में नरोत्तम नागर के संपादक में निकलने वाली पत्रिका उष्ट्रंकल में इस प्रकार की कविताएं छपने लगी थी, जिसमें अस्वीकार व्यापक मूर्ति भंजन का स्वर मुखर रहा। और कुछ लोग तो निराला जी को नए की जो रचना है नए पत्ते, बेला, कुकुरमुत्ता, इस नवीन काव्य धारा के लक्षण भी देखते हैं। लेकिन 1943 में अज्ञेय
के संपादन में तार सप्तक के प्रकाशन में प्रयोगवादी कविता का आकार स्पष्ट होने लगा और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 तक ये स्पष्ट होता गया। अगर नई कविता की बात करें तो नई कविता 1951 ईस्वी से स्टार्ट हुई, आरंभ हुई। यूं तो नई कविता के प्रारंभ को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन दूसरे सप्तक के प्रकाशक वर्ष 1951 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ मानना शुरू हो गया। इस सप्तक के प्राय कवियों ने अपने जो वक्तव्य हैं उसमें कविता को नई कविता की संज्ञा दी। उनका कहना था कि नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं को कहा गया है जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए जो भावबोध है उनकी अभिव्यक्ति होती है। ये प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता का ही एक दूसरा नाम है, यह एक नवीन धारा है। नई कविता अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास लेकर आई है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति से आगे बढ़ रही थी और वह पहले से अपनी पूर्ण पृथकता घोषित करने के लिए प्रयत्नशील रही। आधुनिक काल की इस नवीन काव्य धारा को अभी तक कोई नया नाम नहीं दिया गया है, केवल नई कविता नाम से ही जाना जाता है। नई कविता से ही इसका बोध कराया जाता है। सन 1954 ईस्वी में जगदीश चंद्रगुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने के संपादन में इस नई कविता का काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था। इसी को आधुनिक काल के इस नए रूप का आरंभ माना जाता है। इसके पश्चात इसी नाम के पत्र पत्रिकाओं तथा संकलनों के माध्यम से यह काव्य धारा निरंतर आगे बढ़ती चली गई। नई कविता में प्रयोगवाद की जो संकुचितता थी उससे ऊपर उठकर उदार भाव और व्यापक बनने वाली कविता की आधारभूत विशेषता देखने को मिली कि वो किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं थी। वो तो वर्तमान जीवन के सभी स्तरों के यथार्थ को नई भाषा, नवीन अभिव्यंजना विधान और नूतन कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त करने में लगी रही, संलग्न रही। आधुनिक काल की अगर विशेषताएं देखी जाए तो हम अगर इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो अगर प्रथम विशेषता जो है आधुनिक काल की वो है राष्ट्र प्रेम का भाव। प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में जो सोई हुई अभिव्यक्ति थी उसके साथ में जागरण की अवस्था आई और राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और स्वाभाविक भी था। इसका प्रभाव ये हुआ कि इस युग की रचनाओं पर भी प्रभाव पड़ा। इस युग की रचनाकारों की रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से देखा जा सकता है। और अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो हम देखेंगे कि जनवादी विचारधारा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो साहित्य है वो पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं था, तो उसमें बदलाव आना स्वाभाविक ही था। उसमें बदलाव उस समय के रचनाकारों ने किया, उसमें सुधार किया, उसमें नयापन लाने का प्रयास किया। इस काल का साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य भी रहा है। और अगर देखें इस युग आधुनिक युग की अगर रचनाओं के माध्यम से हम विशेषता पर प्रकाश डालें, हालांकि अलग अलग युग की अलग अलग विशेषता रही है, फिर भी अगर हम उसको कंबाइंड रूप में देखें तो देखेंगे कि हास्य व्यंग्य की प्रधानता रही है भारतेंदु युग में। इस युग में प्राय सभी रचनाकारों की रचनाओं में हास्य और व्यंग्य का पुट देखने को मिल जाता है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों, छुआछूत, अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण आदि पर व्यंग किया गया है। इन रचनाकारों ने विषय एवं शैली के नए नए प्रयोग किए जो कि इनकी रचनाओं में परिलक्षित होते हैं। और अगर हम देखें तो प्रकृति वर्णन सारे युग जितने भी आए हैं वो भारतीय युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सब में प्रकृति वर्णन का एक आकर्षक रहा है रचनाओं में। इस युग के अधिकांश कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को एक विशेष स्थान दिया है। उनके प्राकृतिक वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता है। अगर हम देखें तो भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु की बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पावन पचासा तथा प्रेम घन की मयंक महिमा आदि इस कोटि की रचनाएं हैं। गद्य और उनकी अन्य विधाओं का विकास हुआ है इस युग में। भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण देन तो यही है कि गद्य और उनकी अन्य विधाओं का विकास हुआ है।
इस युग में पद्य के साथ में गद्य विधा प्रयोग में आने लगी थी, जिसमें मानव के बौद्धिक चिंतन का विकास हुआ। कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं के विकास की पृष्ठभूमि का भी यहाँ योग रहा है। छंद विधान की दृष्टि से यदि देखें आधुनिक काल तो भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु युग में जातीय संगीत का गांवों में प्रचार के लिए ग्राम्य छंदों, कजरी, ठुमरी, लावनी लावनी एक अ, जो विधा रही है वो भारतेंदु के की रचनाओं में देखने को मिल जाती है। इन सारी शैली को अपनाया गया। कवित्त, सवैया, दोहा जैसे परंपरागत छंदों के साथ साथ इनका भी जमकर प्रयोग हुआ। और कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का गौरव गान वो इस युग में हुआ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बताने वालों के विरुद्ध व्यंग हुआ, हास्यपूर्ण रचनाएं हुई। भारत के गौरवमयी अतीत की भी को भी कविता का विषय बनाया गया। यदि आधुनिक काल की रचनाओं को हम अगर एक दृष्टि से देखें तो हमें उसकी एक विशेषता ये लगती है कि प्राचीन और नवीन का समन्वय, यानी जो प्राचीन में चला आ रहा है और जो वर्तमान में चल रहा है, उनका समन्वय उनकी रचनाओं में हुआ है। वो सभी साहित्यकार अपनी जो भक्ति और श्रृंगार की कविता है, उनको लिखकर प्राचीन कवियों की कोटि में भी पहुंचते हैं और नवीन ढंग की देशभक्ति और समाज सुधार की कविताएं लिखकर नई नई जो कविता है उसका नेतृत्व भी करते हैं। आधुनिक काल की इन सभी विशेषताओं के बाद में हम अपने व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आधुनिक काल की जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध पंक्ति के साथ में अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।